का स्वागत है। आज अपनी क्लास 11th में बायोलॉजी का लेसन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में अपने जो इसका लेसन 8 था बायोलॉजी का उसे कंप्लीट किया। उसमें अपने किसके बारे में पढ़ा? उस लेसन में कोशिका क्या होती है, कोशिकाएं कौन कौन से होते हैं, अपने उसमें पादप कोशिका की संरचना को पढ़ा। उसके बाद अपने जो जंतु कोशिका उसके बारे में पढ़ा। फिर जो विभिन्न प्रकार के कोशिकाएं होते हैं उन कोशिकाओं की संरचना, उनके कार्य क्या है, उनके बारे में अपने इस लेसन में कंप्लीट किया था। इस वीडियो में अपने जो कोशिका है वो आगे विभाजित किस प्रकार से होती है और जो उसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं वो किस प्रकार से विभाजित हो जाते हैं, तो उनके बारे में अपने इस लेसन में पढ़ेंगे। तो इसलिए अपने क्या जो लेसन नंबर 8 था उसके बाद में अपने 10 नंबर लेसन स्टार्ट किया, क्योंकि यह कोशिका है उसी से रिलेटेड ये लेसन है। तो अपने स्टार्ट करते हैं। इस लेसन का नाम क्या है? कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। इस लेसन का नाम क्या है? कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। तो सबसे पहले तो अपने पढ़ेंगे कि कोशिका चक्र क्या है और कोशिका विभाजन मतलब जब एक कोशिका बढ़कर दो अपनी पुत्री कोशिकाएं बनाती है तो वह कोशिका विभाजन कहलाता है। तो यहाँ आपने देखते हैं कोशिका चक्र किसे कहते हैं? कोशिका अपने जीनोम यानी जो गुणसूत्र होते हैं, जो आनुवंशिक पदार्थ होता है उसे जीनोम कहा जाता है, जो अपने गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी लेकर जाते हैं। जीनोम का द्विगुणन व अन्य संघटकों का संश्लेषण, जो कोशिका है जो जीनोम का द्विगुणन करती है और जो इसके अलावा अन्य संघटक डीएनए, आरएनए, कुछ कोशिका में पाए जाने वाले अन्य पदार्थ, प्रोटीन्स वगैरह इनका संश्लेषण करती है और उसके बाद में विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। जब कोशिका क्या होती है? द्विगुणन करती है और इसके बाद में जो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न संतत है उनका संश्लेषण करती है और फिर कोशिका विभाजित होकर दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो इस पूरे प्रक्रम को क्या, जिसमें ये प्रक्रम चलता रहता है, कोशिकाएं बनती रहती हैं नई और जिसमें प्रोटीनों का संश्लेषण, डीएनए, आरएनए वगैरह ये सारे प्रमुख कोशिकाएं ये बनते रहते हैं। तो इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? कोशिका चक्र कहा जाता है। अब जो कोशिका चक्र है इसे कितने भागों में मेन रूप से बांटा गया? तो इसे मुख्य रूप से दो भागों में पहले बांटा गया। कौन कौन से दो हैं? एक तो अंतरावस्था या इंटरफेज बोलते हैं जिसे, इंटरफेज, अंतरावस्था या इंटरफेज। सेकंड है सूत्री विभाजन या फिर एम प्रावस्था। क्या बोलते हैं? सूत्री विभाजन या एम प्रावस्था। एम का मतलब मिटोसिस, मिटोसिस फेज। क्या बोलते हैं? मिटोसिस फेज। तो ये इसकी एम प्रावस्था होगी। अब इसे अपने जो अवस्थाएं हैं ये एक तरह से कोशिका में किस प्रकार चलता है उसे एक डायग्राम से अपने समझते हैं। कोशिका चक्र का अपने एक चित्र बनाकर उसमें अपने समझते हैं कि कौन कौन सी अंतरावस्था में अवस्थाएं होती हैं और कौन सी एम प्रावस्था में अवस्थाएं होती हैं। तो कोशिका चक्र को मुख्य दो भागों में बांट दिया। एक यहाँ से लेकर ये सारी आगे यहाँ तक अवस्था है जो ये क्या कहलाती है? अंतरावस्था या इंटरफेज कहलाती है, जिसमें G1 अवस्था आएगी, S अवस्था आएगी और G2। कौन कौन सी अवस्थाएं अंतरावस्था में आएंगी? G1, S अवस्था और G2। G1 अवस्था अंतरावस्था में G1 अवस्था है, इसमें कौन कौन से भाग हैं? G1 अवस्था किसे कहते हैं? पश्च सूत्री या अंतकाल प्रावस्था। ए नंबर इसका भाग है। G1 को क्या बोलते हैं? पश्च सूत्री या अंतकाल अवस्था।
संश्लेषण प्रावस्था क्या बोलते हैं? संश्लेषण प्रावस्था। तो एस अवस्था का जो नाम है उसे क्या कहते हैं? संश्लेषण प्रावस्था। तो यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं संश्लेषण प्रावस्था, जिसे अपने कौन सी अवस्था? एस अवस्था भी बोलते हैं। फिर आगे इंटरफेस की तीसरी अवस्था है जिसका नाम है G2 अवस्था। तो G2 अवस्था इसको क्या कहते हैं? अपने G2 अवस्था को पूर्व सूत्री विभाजन अंतकाल अवस्था। पूर्व सूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन से पहले वाली अवस्था है, क्योंकि ये सूत्री विभाजन हो रहा है उससे पहले वाली अवस्था पूर्व सूत्री विभाजन। पूर्व सूत्री विभाजन अंतकाल अवस्था, अंतराकाल अवस्था। और जीवन को पश्च सूत्री विभाजन अवस्था क्यों कहा? क्योंकि जब सूत्री विभाजन हो जाता है तो उसके बाद में जो अवस्था आती है उसे पश्च सूत्री विभाजन, पश्च सूत्री विभाजन या अंतकाल प्रावस्था कहा जाता है। और जो सूत्री विभाजन से पहले की अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं? पूर्व सूत्री विभाजन अवस्था। तो इस तरह से जो अंतरावस्था है वो कितने भागों में बटी होती है? 3 भागों में। G1, ये G1 अवस्था, फिर S अवस्था, फिर G2 अवस्था। इसके बाद में जो आपकी दूसरी अवस्था है कोशिका विभाजन की, वो कौन सी है दूसरी अवस्था? सूत्री विभाजन अवस्था या M अवस्था। सूत्री विभाजन या जिसे क्या बोलते हैं? M अवस्था। तो M अवस्था में क्या होता है वो अपने यहाँ डायग्राम में नोट किया हुआ है। अब अपने दोबारा देखते हैं M प्रावस्था में कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं। 1 नंबर तो होता है, क्योंकि ये सूत्री विभाजन है, कोशिका इसमें विभाजित हो रही है। फर्स्ट नंबर कौन सी अवस्था है इसमें? प्रोफेज, पूर्वावस्था या प्रोफेज बोलते हैं, पूर्वावस्था या प्रोफेज बोला जाता है। सेकंड नंबर है, फर्स्ट ये है, सेकंड नंबर है मेटाफेज या मध्यावस्था, मध्यावस्था या क्या बोलते हैं? मेटाफेज। फिर थर्ड नंबर क्या है? कौन सी अवस्था? एनाफेज या पश्चावस्था, पश्चावस्था या क्या बोलते हैं? एनाफेज। इसके बाद 4 नंबर जो अंतिम अवस्था होती है, यानी कोशिका विभाजित हो गई अंदर से, लेकिन अभी इसका कोशिका मतलब 2 भागों में नहीं बटी। ये पहले वाली अवस्था 4 होती है, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो लास्ट इसमें कौन सा होता है? 4 नंबर भाग एनाफेज या अंतरावस्था। लास्ट वाली अवस्था को क्या बोलते हैं? अंतरावस्था या अंत्यावस्था, यानी अंतिम अवस्था। इस कारण से अंत्यावस्था या फिर टीलोफेज बोला जाता है। तो ये कोशिका विभाजन की 4 अवस्थाएं होती हैं। अब इसमें कोशिका का विभाजन होने के बाद में लास्ट में क्या होता है? कोशिका का द्रव्य विभाजन होता है। लास्ट में कौन सा भाग है? फिर आगे सी नंबर क्या होते हैं? कोशिका द्रव्य विभाजन। तो लास्ट में आपने क्या लिखना है यहाँ पर? जब ये सूत्री विभाजन की अंतरावस्था होती है तो इसमें 5 नंबर
विभाजन के बाद में पश्च मतलब बाद कोशिका का विभाजन होने के बाद में जो कुछ इसकी एक तरह से डीएनए निर्माण से पूर्व की अवस्था और कोशिका विभाजन के बाद की इनके बीच की अवस्था होती है, तो इसे इस कारण पश्च अंतरकाल अवस्था या जीवन अवस्था कहा जाता है। उसके बाद में अपने एक्स अवस्था या आवश्यक पदार्थों के संश्लेषण की अवस्था, फिर 3 नंबर था G2 प्रावस्था या कोशिका विभाजन से पहले होने वाली अवस्था। तो ये तीनों अवस्थाएं अंतरावस्था में आती हैं। अब अपने इन तीनों अवस्थाओं में जो थोड़ा शॉर्ट में दिया गया है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है पश्च सूत्री अंतरकाल अवस्था या जीवन अवस्था। जीवन प्रावस्था में क्या होता है? कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय हो जाती है। कोशिका किस रूप में? उपापचयी क्रियाएं मेटाबॉलिज्म रूप से सक्रिय हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। कोशिका का विभाजन हो जाता है, कोशिका दो पुत्री कोशिका बन जाती है। जब दो नई पुत्री कोशिकाएं बनती हैं वो क्या उपापचयी करने की क्रियाओं के रूप में सक्रिय हो जाती हैं और लगातार दोनों पुत्री कोशिकाएं वो वृद्धि करती रहती हैं। जब वृद्धि करती रहती है तो इसके बाद में क्या होता है? इस अवस्था में क्या डीएनए की प्रतिकृति नहीं होती है। जो जीवन अवस्था है उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता, मतलब डीएनए का निर्माण नहीं होता। डीएनए का निर्माण तो या डीएनए का विभाजन तो कोशिका विभाजन में हो चुका होता है। इसमें सिर्फ कोशिकाएं वही वृद्धि करती रहती है और इसमें कोशिका द्विगुणित होती है। तो यदि इस अवस्था में कोशिका द्विगुणित बन जाती है तो वह बाद में भी एस अवस्था है या G2 अवस्था है वहां तो कैसे रहेगी? द्विगुणित अवस्था में ही रहती है। तो ये पश्च सूत्री अंतरकाल अवस्था थी, इसके बारे में अपने इतना नोट करना है, इंपॉर्टेंट बात है ये। इसके बाद सेकंड है एस अवस्था या आवश्यक पदार्थों के संश्लेषण की प्रावस्था। इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में केंद्रक में डीएनए का जैसे ही प्रतिकृतिकरण होता है, यानी केंद्रक के अंदर डीएनए का यदि रेप्लिकेशन हो जाता है, मतलब अपनी पुनरावृत्ति करने लग जाता है, तो क्योंकि विभाजन करने के लिए डीएनए का रेप्लिकेशन होना भी जरूरी है, तो कोशिका विभाजन से पहले ही आवश्यक पदार्थ बनने शुरू हो जाएंगे। इस कारण ऐसी अवस्था में डीएनए का रेप्लिकेशन होना भी प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही तारक केंद्र का प्रतिकरण होने लगता है, तारक केंद्र क्या है? वैसे इसमें क्या डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है, तो वैसे ही तारक केंद्र का प्रतिकृतिकरण इसमें होने लगता है। ये ध्यान रखना, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा उसके साथ में तारक केंद्र या सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करता है? तर्क उपकरणों का निर्माण करता है। तो इसके बाद में फिर आगे है थर्ड नंबर G2 प्रावस्था। G2 प्रावस्था को अपने कोशिका विभाजन से पूर्व की अवस्था या पूर्व अंतरकाल अवस्था भी बोला जाता है। पूर्व सूत्री अंतरकाल अवस्था, ये पश्च सूत्री अंतरकाल अवस्था है। यहाँ G2 क्या होगा? पूर्व सूत्री अंतरकाल अवस्था, मतलब कोशिका विभाजन से जो पहले वाली अवस्था आती है उसे G2 प्रावस्था कहा जाता है। तो सूत्री विभाजन के लिए इस अवस्था में क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होने लगता है और कोशिका विभाजन के लिए जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उनका संश्लेषण इस अवस्था में पूरा कंप्लीट हो चुका होता है। कौन सी अवस्था में? G2 प्रावस्था में। अब G2 प्रावस्था जब कंप्लीट हो जाती है तब क्या कोशिका है वो विभाजित होने के लिए पूरी तैयार हो जाती है और कोशिका विभाजित होने के लिए वह आगे वाली अवस्था कोशिका विभाजन अवस्था या एम प्रावस्था में प्रवेश कर जाती है, जिसे सूत्री अवस्था भी बोला जाता है, सूत्री विभाजन अवस्था। तो ये तीनों अंतरावस्था में अवस्थाएं आती है। अब इसमें कोशिका विभाजन होने के लिए आवश्यक पदार्थ कंप्लीट हो चुके होते हैं, डीएनए का प्रतिकृतिकरण हो जाता है और तारक केंद्र का भी रेप्लिकेशन हो जाता है, आवश्यक प्रोटीनों का संश्लेषण हो जाता है, प्रोटीनों से ही अमीनो एसिड्स बनते हैं, उनका भी संश्लेषण अंतरावस्था में हो जाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है आगे, ये फर्स्ट अंतरावस्था, सेकंड कौन सी थी? सूत्री विभाजन अवस्था।
सेकंड कौन सी अपने अभी देखी थी? सूत्री विभाजन अवस्था या एम प्रावस्था। सूत्री विभाजन प्रावस्था या इसे क्या बोलते हैं? एम प्रावस्था। तो इसमें अपने देखा कि कितने, सबसे पहले पूर्वावस्था आएगी, उसके बाद में कौन सी आएगी? पूर्वावस्था के बाद में मध्यावस्था, फिर आती है पश्चावस्था, फिर अंत्यावस्था। अंत्यावस्था के बाद में आती है कोशिका द्रव्य का विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन। तो इन सभी